विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। कोरोना का जो समय काल था वो लगभग अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आने के साथ साथ अब जो है उसका टीकाकरण भी प्रारंभ हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाहियाँ बरतना प्रारंभ कर दें, है ना, क्योंकि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। ज़िंदगी से बढ़कर के कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। ये चीज़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते आए हैं। और इसी क्रम में 18 जनवरी से जो महाविद्यालय शुरू करने की बात थी, उसमें केवल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ही अभी मौका दिया गया है। तो हमें तो फ़िलहाल इसी कड़ी को आगे जारी रखना होगा। यानी कहने का मतलब ये कि हम जिस तरीके से अभी तक पढ़ते आए हैं, अपने अध्ययन को जारी रखते आए हैं, तो अपनी स्टडी आगे भी इसी तरह से हम जारी रखें। जब तक हमें आगे कोई गाइडलाइन नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए हम ऐसे ही अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जो बिंदु मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आज जिस विषय को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, आज जिस विषय पर हम विचार करने वाले हैं, वो विचार हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन। यानी हमारा जो प्रथम पेपर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपने देखा कि हम मुग़ल प्रशासन को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, मुग़ल काल को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और उसी मुग़ल काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो शासकीय एक तरह से हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि मुग़ल कालीन या दिल्ली सल्तनत जो है, यानी जब दिल्ली से सल्तनत चलाई जाती थी, दिल्ली से जब शासन चलाया जा रहा था, उस टाइम पीरियड में केंद्रीय प्रशासन कैसा था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब जैसे आज के समय में हम स्टेट और सेंट्रल दो तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय भी रहा होगा कि दिल्ली और सेंट्रल, माफ़ कीजिएगा, स्टेट और सेंट्रल जो है दो तरह की व्यवस्थाएं उस समय भी रही होंगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो केंद्रीय प्रशासन के बारे में, यानी सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार काम करता था, उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन, जिसमें सबसे पहले बात आती है सुल्तान की, यानी सर्वोच्च पद पर जो था वो कौन था? सुल्तान। इसीलिए उसको सबसे ऊंचे पद पर रखा गया और इसी का पद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। यानी सुल्तान जो था वो इतना अहम था कि अगर जिस तरह से आज के समय में हमारे यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है और उस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि वो केवल नाम का पद है, कार्यभार सारा प्रधानमंत्री पर होता है, लेकिन उस समय सर्वोच्च जो पद था वो सुल्तान का ही था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी था। फिर दूसरी बात, ये पूर्णतया निरंकुश था। निरंकुश होने का मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं होता था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। यानी एक तरह से कंट्रोल इस पर किसी का नहीं था। जो डिसीजन लेना था वो स्वयं सम्राट को लेना होता था, स्वयं सम्राट उसके लिए फ्री था, मतलब एक तरह से स्वतंत्रता इसको दी। लेकिन अमीर वर्ग जो होता था उसका आंशिक अंकुश होता था। यानी जो धनाढ्य वर्ग था, जो पैसे वाले जो फर्म थी, एक तरह से जो अमीर वर्ग हैं आज भी हैं, उनका प्रतिबंध यानी थोड़ा बहुत अंकुश उन पर होता था कि अगर आप ऐसा करेंगे या हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आपको इस तरह का फला सपोर्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब जैसे कि अगर इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अगर वो सम्राट को सहयोग प्रदान करते थे, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, कर के रूप में हो, या किसी तरह के गिफ्ट के रूप में हो, तो वो चीज़ें जो हैं इसी वजह से या इसी कारण से यहाँ पर जो है अंकुश जो है वो किसका होता था? धनाढ्य वर्ग का। किस पर? सम्राट पर। तो सम्राट पर अमीरों का जो है वो आंशिक अंकुश लगा होता था। और सर्वोच्च न्यायाधीश भी स्वयं सम्राट होता था। सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी सम्राट होता था।
यानी सम्राट अगर चाहे तो सेना को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता था, जैसे कि आज तीनों सेनाओं का सर्वे सर्वा ये सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है। सुल्तान का ही निर्णय अंतिम होता था, सुल्तान ने जो कह दिया वो सभी को मान्य होगा। या किसी तरह के फैसले में अगर सुल्तान ने अंतिम डिसीजन दे दिया, लास्ट डिसीजन दे दिया है, फाइनल डिसीजन दे दिया है, तो वो किसका मान्य होगा? सुल्तान का। और भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर किसी भी पुत्र को, किसको? किसी भी पुत्र को शासन सौंपा जा सकता था। यानी ऐसा नहीं था कि जैसे हमने महाभारत में और रामायण में देखा कि रामायण में भगवान राम जो हैं वो ज्येष्ठ पुत्र थे तो उनको प्रशासन मिलना चाहिए था, उनको शासन मिलना चाहिए था। ऐसा यहाँ पर नहीं था। ये भारतीय परंपरा के अनुकूल न होकर के उसकी विपरीत था कि जरूरी नहीं ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए, बल्कि किसी भी पुत्र को शासन सौंपा जा सकता था अगर वो योग्य है तो, और योग्य होने के साथ साथ अगर उस पर सम्राट की या शासक की अगर उस पर कृपा है तो उसको शासक बनाया जा सकता था, उसको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। जैसे कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश जो था उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, जबकि होना क्या चाहिए था कि उसको अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाना था। बाद में अमीरों ने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। यानी जैसा अभी ऊपर हमने कहा कि अमीरों का कुछ अंकुश होता था, आंशिक अंकुश होता था, उसी अंकुश का लाभ उठा करके अमीरों ने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है उसको योग्य न होने के बावजूद भी गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि इसमें भला किसका था? अमीरों का। और अमीरों का भला किस प्रकार से कि अगर वो योग्य नहीं है तो वो किसके अनुसार कार्य करेगा? उन्हीं अमीरों के अनुसार कार्य करेगा। फिर सम्राट के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो उसको परामर्श देती थी, उसको सलाह देती थी, जिसको क्या कहा गया? मजलिस ए खलवत। यानी मजलिस ए खलवत नाम की एक ऐसी संस्था, एक ऐसी परिषद, एक ऐसी सभा जो सम्राट को समय समय पर सलाह देती थी। यानी किसी विषय को लेकर के अगर सम्राट को सलाह मशवरा करना है तो वह किससे करेगा? मजलिस ए खलवत से करेगा। और सदस्यों की नियुक्ति, यानी इसमें जो सदस्य होंगे मंत्री परिषद में, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? स्वयं सम्राट करेगा। फिर गुलाम वंश में 4 मंत्री महत्वपूर्ण होते थे। यानी ये जो मंत्री परिषद है, ये जो परामर्शदात्री सभा है, इसमें गुलाम वंश में 4 मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई कि 4 मंत्री इसमें निश्चित तौर पर कार्य करेंगे, या 4 मंत्री जो हैं वो इसमें महत्वपूर्ण माने जाएंगे। फिर बात करते हैं हम वजीर की, जिसको वर्तमान में हम प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। यानी आज का जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री उस समय किसके रूप में जाना जाता था? वजीर के रूप में। और इसका प्रशासन में प्रमुख पद था। सम्राट जो है वो तो शासन और प्रशासन दोनों रूप में प्रमुख है, दोनों रूपों में सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च है। लेकिन प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे आज भी प्रधानमंत्री अपनी योग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक उसी तरह से उस समय पर भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता था? वजीर। और 14वीं शताब्दी में कर विशेषज्ञ का प्रभार भी किसको सौंपा गया? वजीर को। लेकिन आने वाले समय में लोधी वंश में इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई। इसकी प्रतिष्ठा में कमी आने का मतलब इसको उतने अधिकार जो हैं वो प्रदान नहीं किए गए, उनमें कमी कर दी गई। और इसका जो विभाग है वजीर का, उसको क्या कहा गया? दीवान वजारत। इसकी मदद के लिए, किसकी? वजीर की मदद के लिए एक नायब वजीर मुशरिफ ए मुमलिक, जिसको महालेखाकार, आज के सीए जिसको हम कहते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मस्तौफी मुमलिक, महालेखा परीक्षक, ये सारे जो हैं उस समय होते थे। और मजूमादार, आय व्यय तथा ऋण की व्यवस्था करने वाला या उसका लेखा जोखा रखने वाला खजीन या खजांची, जिसको आज हम कोषाध्यक्ष कहते हैं, उसको खजीन या खजांची कहा गया। और दीवान ए वाकूफ व्यय के कागजातों की देखभाल करने वाला होता था। व्यय यानी जितना भी खर्च है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, उस खर्च के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी है? दीवान वाकूफ की। फिर इसके बाद अगली हम बात करें
तो इसी प्रशासन की अगले या इस प्रशासन में जो आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था उसका नाम है आरिज ए मुमालिक, जिसको सैनिक विभाग सौंपा जाता था। यानी आरिज ए मुमालिक जो है वो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। सबसे पहले सुल्तान बलबन ने इसकी स्थापना की थी। यानी इससे पहले जो वंश हुए, इससे पहले जो शासन व्यवस्था हुई उसमें इसका पद नहीं था, लेकिन सुल्तान बलबन ने, जो कि गुलाम वंश का था, उसने सबसे पहले सैनिक विभाग में आरिज मुमालिक की व्यवस्था की। और अलाउद्दीन ने सबसे पहले, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने सबसे पहले क्या किया, सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दगवाने की प्रथा शुरू की। इसका फ़ायदा या इसका बेनिफिट क्या कि अगर सैनिकों का हुलिया लिख करके रखा जाएगा तो युद्ध भूमि में मरे हुए सैनिकों की पहचान करने में आसानी रहती है। अब आप कहेंगे कि कपड़ों से भी तो पहचान हो सकती है, लेकिन कपड़े हो सकता है शत्रु सेना ने या शत्रुओं ने बदल करके अपने सैनिकों को कपड़े बदलवा करके और वहाँ डाल दिया हो, सामने वाले को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए या उसको एक तरह से तोड़ने के लिए, कि मानसिक रूप से वो कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा देख करके कि ये सैनिक मेरे नहीं है। और दूसरी बात, गफलत वगैरह ना हो, किसी तरह की कोई तालमेल, जैसे मान लीजिए कि सुल्तान का या एक वंश का सैनिक जो है वो दूसरे वंश के सैनिकों से जाकर के मिल जाए या उस दूसरे वंश से जाकर के मिल जाए, तो धोखेबाजी वाली व्यवस्था ना हो, इसलिए। और घोड़ों को दगवाने की व्यवस्था भी इसीलिए प्रारंभ की गई ताकि अपनी सेना के घोड़ों की पहचान की जा सके। दीवाने इंशा शाही पत्र व्यवहार का कार्य करता था। शाही पत्र व्यवहार मतलब जितने भी सम्राट के पत्र व्यवहार होते थे वो दीवाने हिंसा के माध्यम से, और शाही घोषणाओं और पत्रों के मसौदे तैयार करना। शाही घोषणाएं जैसे राजा ने, सम्राट ने प्रजा के लिए अगर कोई घोषणा करवाई है, अपने मंत्रियों के लिए कोई घोषणा करवाई है, और पत्रों के मसौदे तैयार करना मतलब उसकी लिखावट, कि उसमें मैटर क्या लिखा जाना है, उसमें क्या व्यवस्था की जानी है, उसकी क्या भूमिका होगी, ये सारी जिम्मेदारी किसकी, दीवाने इंशा की। फिर दीवाने रसालात, जिसको हम आज का विदेश मंत्री कहते हैं, कि सम्राट की विदेशों के साथ व्यवस्था करना, विदेशों के साथ बातचीत करवाना, ये काम दीवाने रसालात का है। फिर अन्य विभागों में एक विभाग जो है वो मुख्य है बरीद का, यानी बरीद नाम का भी एक मुख्य विभाग है। और अलाउद्दीन ने बाजार विभाग और फिरोज शाह ने कृषि और गुलाम विभाग की स्थापना की थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने बाजार विभाग, एक नया विभाग नियुक्त किया, नया बनाया। फिरोज शाह ने कृषि और गुलाम विभाग की व्यवस्था की थी, स्थापना की थी। ये नए विभाग है जो बाद में सल्तनत में जोड़े गए, सल्तनत कालीन प्रशासन में जोड़े गए। और वित्तीय विभाग की अगर हम बात करें, राजस्व, रेवेन्यू जितना भी प्राप्त होता था, उस रेवेन्यू के विषय में अगर हम बात करें तो राजस्व या वित्त जो है वो दो भागों में बांटा हुआ था। पहला धार्मिक कर के रूप में और दूसरा धर्मनिरपेक्ष कर के रूप में। तो जो धार्मिक कर है वो तो सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाता था, और धर्मनिरपेक्ष जो कर है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो सल्तनत काल में जजिया को आय से जोड़ा गया, जो साधुओं, ब्राह्मणों, स्त्रियों और बच्चों से नहीं लिया जाता था। यानी कहने का मतलब ये कि सल्तनत काल में जो गैर मुस्लिम हैं उनसे जजिया कर लिया जाता था कर के रूप में। ये आय का मुख्य साधन था, राजस्व का मुख्य साधन था, कि राजस्व में जो आय होगी वो राजस्व आय किससे होगी, जजिया कर से होगी। और इस जजिया कर में ये छूट दी गई कि ये साधुओं से नहीं लिया जाएगा, ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाएगा, स्त्रियों से और बच्चों से नहीं लिया जाएगा। फिर भूमि कर अनाज और नगद रूप में लिया जाता था। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो नगद भी दे सकता है, और कोई अगर चाहे तो वो अनाज के रूप में भी उसे प्रदान कर सकता है। फिर खम्स जो है वो, खम्स क्या है, युद्ध की लूट। यानी युद्ध में जो लूट प्राप्त हुई है उसे सैनिकों में 4/5 के रूप में बांटा गया और शाही कोष में 1/5 के रूप में। यानी खम्स या जो युद्ध की लूट है वो अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक द्वारा शाही कोष में तो 4/5 रखी गई और सैनिकों में 1/5 के रूप में। यानी पहले जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी शुरुआत में, उसमें तो सैनिकों में 4/5 की व्यवस्था, चौथा भाग जो है वो किसको प्रदान किया गया,
लूट का चौथा भाग सैनिकों को प्रदान किया गया। और बाद में जो व्यवस्था थी उस बाद वाली व्यवस्था में यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा शाही कोष में 5वां भाग रखा गया। ठीक है, ऐसे ही सैनिकों में, यानी कहने का मतलब ये कि सल्तनत कालीन प्रारंभ में ये व्यवस्था थी और बाद में ये विपरीत हो गई। विपरीत होने का मतलब कि जब शुरुआत में सल्तनत कालीन व्यवस्था थी तब युद्ध की लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था और 1/5 भाग शाही कोष में। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 भाग अगर हमने बना लिए किसी लूट के, तो इनमें से 4 भाग जा रहे थे सैनिकों में, कब? सल्तनत कालीन प्रारंभिक व्यवस्था में, और 1 भाग जा रहा था कहाँ? शाही कोष में। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा इसका विपरीत कर दिया गया। ये शुरू वाले 4 भाग जाने लगे शाही कोष में और 1 भाग मिलने लगा सैनिकों को। ऐसे ही न्याय विभाग कानून व्यवस्था जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया। 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई, एक मुस्लिम कानून, दूसरा स्थानीय और तीसरा फौजदारी। और इसी प्रकार की कानून व्यवस्था लगभग आज भी सुचारू है, बस इसमें से मुस्लिम कानून जो है उसको इस प्रकार अलग नहीं रखा गया। 2 ही हैं, दीवानी और फौजदारी, यानी दीवानी तरह के मामलात अलग होते हैं और फौजदारी तरह के मामलात अलग होते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो ये थी हमारी आज की व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय संचालित होती थी, क्या क्या व्यवस्थाएं उस समय की गई थी जिनका पालन उस समय किया जा रहा था। तो हालांकि मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ें मेल खाती हैं, एक जैसी हैं, तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी बन सकती है। लेकिन कुछ बिंदुओं को अगर हम अलग करके पढ़ लेते हैं तो ये निश्चित तौर पर यह डेफिनेटली ये श्योर है कि दिल्ली सल्तनत कालीन या जो भी जिस भी काल का प्रशासन हम पढ़ेंगे उसमें हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। और काफ़ी कुछ मामले जो हैं या काफ़ी कुछ बिंदु जो हैं वो वर्तमान प्रशासन व्यवस्था से मिलते जुलते भी हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, एक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, इतनी ही आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यही आपका पुनर्बलन हमारे लिए है। ठीक है, पुनर्बलन आप अभी नहीं समझेंगे, जब आपको फेस टू फेस हम मिलेंगे तो बताएंगे। यानी एक तरह से आप हमें मोटिवेट करेंगे ये करके। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये काम ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।